नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की विषय वस्तु पर बात करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अद्भुत चित्रों का निर्माण किया है, जिनको देखकर आज भी हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती है। इन सभी चित्रों के अवलोकन करने के बाद कुछ हमें स्पष्ट रूप में विशेषताएं पता चलती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है विषय वस्तु। किसी भी काल की कला अपने समय के सापेक्ष विषयों का चुनाव करती है और उनको ही अपने सृजन में स्थान देती है। ऐसा ही हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। तत्कालीन प्रागैतिहासिक काल का मानव का अधिकांश समय आखेट में व्यतीत होता था। उसकी प्राथमिकता अपने जैसे तैसे करके अपने उदर की भूख को शांत करना था। इसीलिए उसके जीवन में आखेट प्रथम विषय दिखाई पड़ता है। अगर प्रागैतिहासिक काल की विषय वस्तु पूछा जाए तो आखेट, परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाला वक्तव्य है, जैसे जैसे प्रागैतिहासिक काल का मानव अपनी बल और बुद्धि के विवेक के कारण प्रगति पथ पर बढ़ता गया, वैसे वैसे हम उसकी विषय वस्तुओं में भी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे भीमबेटका का ग्राम्य जीवन चित्र और भीमबेटका का ग्राम्य जीवन, इसके अलावा पंचमढ़ी से संगीतज्ञ और पशु चराने वाले भी चित्र प्राप्त हुए हैं। जिन पशुओं का मानव शिकार करता था, उन्हें इस काल में पालने भी लगा था। फिर भी आखेट की विषय वस्तु प्रारंभ से लगाकर अंतिम काल के चित्रों तक दिखाई पड़ती है। इसलिए यहाँ की विषय वस्तु, प्रागैतिहासिक काल की जो विषय वस्तु है, उसमें आखेट को सबसे प्रमुखता से देखा गया, क्योंकि इस विषय पर चित्र शुरुआत से लेकर अंत तक दिखाई बनते रहे। यहाँ पर जो प्रमुखता से चित्रित किए गए हैं, उनमें बारहसिंघा, सांभर, बैल, महिष, बंदर, भालू, जिराफ आदि को दिखाई पड़ता है। दूसरी हमारी विशेषता है रेखाएं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को देखने के बाद उनकी अद्भुत जादुई रेखा शक्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस काल का कलाकार कोई रेखा का जादू कर रहा हो, जिसमें अतिशय गति और लय को देखा जाता है, जो हमें आनंदित करती है और आज भी अपने आप में सम्मोहन की तरह बांधे रखती है। इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कोई आधुनिक कलाकार आज रेखाबद्ध कर रहा हो, इन्हें रेखाबद्ध कर रहा हो। संयोजन। आदिम कलाकार या प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रकार था, उसका कार्य क्षेत्र पूरी धरातल पूरा दीवाल था। धरातल जो थी वो क्या थी? पूरी दीवाल या शिला थी। दीवाल या शिला पर वो पूर्ण रूप से चित्रण करता था। वो जितनी बड़ी वो दीवार होती थी, लगभग में पूरी दीवार पर वो चित्रण करता था। उसकी कोई सीमाएं नहीं थी, इतना एरिया फिक्स नहीं करता किया हुआ था। और वहां पर एक आकृतियां एक के ऊपर एक भी बनाई गई। हो सकता है थोड़े दिनों में बाद में बनाई गई हो, लेकिन ये देखने के बाद लगता है कि आकृतियां ऊपर नीचे बनाई गई हैं और आकृतियों की अधिकता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक प्रकार का जमघट बना हो। फिर भी देखने पर संयोजन सुखद प्रतीत होता है। छाया प्रकाश। अगला है छाया प्रकाश। प्रागैतिहासिक काल के मानव को छाया प्रकाश का ज्ञान अवश्य रहा होगा, परंतु वह अपने चित्रों में इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं कर रहा था। फिर भी चित्रों के उभार के लिए कहीं कहीं पर चित्रों को अंतिम भाग के चित्रों को खोद देना
उभार के लिए खोद देना, उनमें रंगों का प्रयोग करना, रेखाओं को मोटा बनाना आदि प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। परिप्रेक्ष्य, अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में परिप्रेक्ष्य लगभग में गायब ही रहा। उसने किसी भी प्रकार के परिप्रेक्ष्य से कोई तारतम्य नहीं रखा। रंग, अब प्रागैतिहासिक काल के चित्रकार ने रंगों का प्रयोग किया है। उन रंगों में गेरू, काजल, रामरस, खड़िया, इन रंगों का प्रयोग किया है। लाल और काले रंग प्रमुखता के साथ चित्रों में दिखाई देता है। ये रंगों को बनाने के लिए इनको पीसते थे, फिर चर्बी में मिलाकर इनको तुलिका से लगाते थे। अब प्रश्न उठता है, तुलिका कैसी थी? तो तुलिका कोई भी रेशेदार हो सकता है, बांस हो सकती है, या कोई लकड़ी का एक सिरा कूट के उसकी सहायता से रंग लगाते होंगे। चर्बी क्योंकि वो चिपचिपा होता है और उसमें रंग आसानी से धरातल पर लग जाते हैं। कहीं कहीं पर खून का भी प्रयोग लिखा है, किताबों में दिया गया है कि खून को भी रंगों में मिलाते थे। फिलहाल इनको एक ऐसा पदार्थ चाहिए था तत्कालीन मानव को जो रंग को सतह पर बांध कर रख सकें। तो चर्बी उस समय बेहतर विकल्प रहा होगा जिसे मानव ने अपनाया। ऐसे ही इन्होंने तुलिका का प्रयोग किया। अगला है प्रकृति। तत्कालीन मानव प्रकृति की गोद में अपना जीवन आरंभ करता था, फिर भी यह एक प्रकार का रहस्य है कि उसके चित्रों में प्रकृति कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है। अगला है उद्देश्य। अब हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला को जब देखते हैं और समझते हैं तो यह सवाल उठता है कि इन चित्रों को बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल मानव में जादू टोने की भावना का विकास हो चुका था, इसीलिए वह इन चित्रों को बनाता था और जिन जिन अंगों पर चित्रों में प्रहार करता था, जिन अंगों से वह जब शिकार करने जाता था तो उसी प्रकार से अपने शिकार करके ले आता था। तो एक हो जाता है जादू टोना या यातुक शक्तियों की वशीभूत होकर चित्रों का उसने निर्माण किया था। और एक है दूसरा शिक्षा। हो सकता है वह आने वाली पीढ़ियों को इन शिला चित्रों पर चित्र बनाकर जानवरों के विषय में बताता हो और यह भी बताने का प्रयास करता हो कि पशुओं के किन अंगों पर वार करने के से शिकार जल्दी होता है या करने में सहूलियत रहती है। तो इन्हीं दो उद्देश्यों के कारण उसने चित्रों को बनाया हो। खैर जो भी रहा हो, इन चित्रों को देखने के बाद उसकी अथाह सृजन शक्ति और कला प्रेम के विषय में हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला एक अमर गाथा कहती हुई हमें प्रतीत होती है, जो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों पर उकेरा था। इन गुफाओं में जाकर आज भी हमें उस समय के दर्शन होने लगते हैं। नमस्कार। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।